देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर मोशन चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे रिलेटेड टू द काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये वही दो क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज के मैंने आपको एनसीईआरटी के बुक के करने के लिए दिए थे। आई होप आपने ये सॉल्व किए होंगे। बताओ इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कितना आया आंसर आप लोग का? 96 meters. 96 meters. 96 meters. ओके ओके, ठीक है, हम करके देखते हैं। वेरीफाई कीजिएगा, मैंने जैसे किया वैसे आपने सॉल्व किया होगा। सो व्हाट द गिवन डेटा द गिवन इन दिस क्वेश्चन, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका क्या मतलब है? U equals to 0. Equals to 0. यू का वैल्यू हमें 0 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा। आगे क्या दिया है बच्चों, देखिएगा उन्होंने accelerates rest on a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ ये क्या दिया है? Acceleration. एक्सेलरेशन। यूनिट से ही पहचानना है आपको, एक्सेलरेशन यूनिट से ही आपको पहचानना है कि एग्जैक्टली दिया क्या है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और कितने सेकंड्स में एक्सेलरेट किया है? 8 सेकंड्स में। तो टाइम भी दिया है आपको यहाँ पर 8 सेकेंड। 8 seconds. ओके, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? तो इस टाइम में बोट कितना ट्रेवल करेगा? हाउ फार मतलब क्या निकलना है हमें? डिस्टेंस Distance. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? बताओ बच्चों, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे हम? S equals to UT plus half AT square. ओके, राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमें सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि u भी पता है हमें, a भी पता है और टाइम भी दिया है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन दो है डिस्टेंस निकालने के, सेकंड वाला और थर्ड वाला। सेकंड वाला कब यूज करना? जब टाइम दिया हो, और थर्ड वाला कब यूज करना? जब टाइम दिया नहीं है, एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है, तो थर्ड वाले के साथ जाइएगा। तो यहाँ पर क्लियरली टाइम दिया है, तो हमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आंसर निकालना पड़ेगा। तो u का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये ut फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 8 प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना दिया है? 3, और t स्क्वायर मतलब कितना आएगा? 8 का स्क्वायर। इज इट ओके? तो 0 इंटू 8 0 आ जाएगा, तो ये जो प्लस हाफ एटी स्क्वायर है तो इतना ही टर्म बचेगा। तो यस इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64 आएगा, और उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 32 इंटू 3 रिमेनिंग रहने वाला है, और फाइनल आंसर आएंगे इसका 96 मीटर। 96. तो उस मोटर बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 96 मीटर. 96 मीटर। सभी को समझ में आ गया? 96 मीटर 96 मीटर. ओके, सभी स्टूडेंट को Yes, समझ में आ sir. गया? ओके, तो लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। ठीक है, तो अभी देखिएगा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है ये मोशन अंडर ग्रेविटी के सेक्शन से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है। ये भी मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, और ऐसा एक क्वेश्चन आपको पता होगा बच्चों, हमने लिया भी था एक्सरसाइज, मतलब जो क्यू करके क्वेश्चंस थे इंटेक्स क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते वक्त। तो क्या दिया है इसकी जगह पे हाइट भी नहीं ना। ओके, देखते हैं हम क्या है क्या नहीं। देखिएगा व्हाट द गिवन इन दिस क्वेश्चन। पहले गिवन डेटा कलेक्ट करते हैं। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप। अब ये ड्रॉप अगर केस होता है ना बच्चों, तो इसमें डायरेक्ट एज्यूम करना कि u का वैल्यू 0 रहेगा। ओके, कोई भी अगर चीज हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो एट द टाइम इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉपिंग करते हो उसका इनिशियली वो क्या रहेगा? रेस्ट पर रहेगा, और जैसे गिरेगा उसका वेलोसिटी बढ़ने वाला है। तो इस वजह से u का वैल्यू 0 एज्यूम करना है आपको, मतलब ये आपको पता रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें ग्रेविटेशन में भी है बच्चों, तो एट दैट टाइम हमें और भी इसका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होने वाला है। ओके, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो कितने हाइट से ड्रॉप किया है उसको? 20 मीटर से।
तो इस केस में जो हाइट होता है ना बच्चों, वही डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो s इज इक्वल टू h इज इक्वल टू कितना आएगा 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डेफिनेटली आपको पता होगा बच्चों, इस मोशन में रहने वाला एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो उसको गिरने के लिए कितना समय लगेगा, तो वो भी निकालना है। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है इन दिस क्वेश्चन, v एंड t। तो सबसे पहले v करते हैं फाइंड आउट हम। अब v फाइंड आउट अगर करना है ना बच्चों, तो हम पहला और थर्ड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन, दो इक्वेशंस हमारे पास है, तो पहला यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि टाइम अननोन है। टाइम अगर पता नहीं है तो हम डेफिनेटली पहला वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको आंसर नहीं देगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से आपको थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो आप देखिएगा इस एग्जांपल में u का वैल्यू 0 है, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिएगा बच्चों ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, इस केस में ये नीचे के डायरेक्शन में रहेगा और बॉल भी नीचे के डायरेक्शन में ही जा रहा है, इस वजह से एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हमें प्लस लेना है। अगर बॉल या फिर कोई भी स्टोन अगर ऊपर जाता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन नीचे एक्ट होता है, तो एट दैट टाइम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना पड़ता है, जैसे हमने एक क्वेश्चन में लिया भी था, आपको पता होगा। और s का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 20, तो ये रहेगा v स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10, मतलब आगे नहीं 20 आएगा, 20 इंटू 20 दैट इज 400। तो v स्क्वायर का वैल्यू 400 है, तो बताओ v का वैल्यू कितना आएगा 20. 20। ओके, राइट आंसर है 20 मीटर पर 20. सेकेंड। 20. ठीक है, तो ये रहेगा फाइनल स्पीड v का वैल्यू। तो हमारे पास v आ गया, v जो अननोन था वो। अब t निकालना है, तो बेटर वे फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके t का वैल्यू निकालते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v का वैल्यू अभी आपको निकाला है मैंने 20, u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 10 है और t का वैल्यू निकालना है। तो 10t इज इक्वल टू 20 है, तो t इज इक्वल टू डेफिनेटली 20/10 आएगा, मतलब ये कितना आने वाला है 2 सेकेंड। तो वो बॉल गिरने के लिए उसको कितना समय लगेगा 2 सेकेंड। इज इट ओके? 2 seconds. ओके, 2 seconds. Yes. तो ये रहेगा, Yes, sir. ये रहेगा फाइनल आंसर। कुछ दिक्कत अब इसमें? No, sir. ओके, No, sir. तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, पूरा हमारा जो No, काइनेमेटिकल sir. इक्वेशन का पार्ट है या फिर मोशन का पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लास्ट एक बिट दिया है बच्चों उन्होंने, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो लेकर हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। अब लास्ट बिट है बच्चों टॉपिक का, ये हेडिंग दीजिएगा। पहले तो हम सर्कुलर मोशन क्या होता है वो देखते हैं, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसका डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट रहेगा वो देखते हैं। तो लिखिएगा सर्कुलर मोशन। तो देखिएगा बच्चों, सर्कुलर मोशन मतलब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। आपने देखा होगा बच्चों, जब व्हीकल टर्न करता है कर रोड पर, तो एट दैट टाइम वो सर्कुलर मोशन करता है। वैसे ही और भी एग्जांपल्स है, व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन in a circular orbit, moon revolves around the earth in a circular orbit, like that electrons in an atom also revolves around the nucleus in a circular motion। तो ये सब पार्ट आपको क्लियर होने वाला है। केमिस्ट्री में आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आएगा, तो एट द टाइम आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं, क्या करते हैं। ओके, तो जब हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो इस सर्कुलर मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of circle is called circular motion। The motion of object along the circumference of circle
इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बोलो Sir, if object travels or move on the path of oval, so will it call a circular or another? ओवल पार्ट बच्चों, मतलब आप ऐसा कह रहे हो क्या? ऐसा शेप में बात कर रहे हो क्या आप? Yes, sir. अब इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है बच्चों। ये ओवल शेप जो होता है ना, इसको इलिप्स कहा जाता है, तो इसको इलिप्टिकल मोशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ये इलिप्टिकल मोशन होता है। और भी एक मोशन होता है बच्चों, अलोंग द ग्रेविटी। अगर हम किसी जैसे एक स्टोन को आपने इंक्लाइन डायरेक्शन में फेंका, तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके नीचे गिरता है, तो इसको पैराबोलिक मोशन कहा जाता है। इज इट ओके? अलग अलग तरीके के मोशंस होते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट जाता है तो उसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन कहा जाता है। वही अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है अलोंग द सर्कमफरेंस, तो उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है। फिर अगर ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन करता है तो इसको इलिप्टिकल मोशन कहा जाता है, इलिप्स कहा जाता है इसे। ओके, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये मूव करता है। ये भी हम देखेंगे, ग्रेविटेशन में भी इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है। और इसको पैराबोलिक कहा जाता है, पैराबोलिक मोशन। ओके, तो ऐसा ही बिट रहेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा सर्कुलर मोशन का यहाँ पर मैंने डेफिनेशन आपको क्लियर करवाया। अभी हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं। अब नेक्स्ट बिट क्या रहेगा, अब देखिएगा। देखो बच्चों, अब सर्कुलर मोशन का एक स्पेशलिटी है और क्या डिफरेंस होता है आप देखिएगा। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर डायरेक्शन में मोशन करता है ना, तो उसको अपना डायरेक्शन कितने बार चेंज करना पड़ेगा? बोलो बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स इट हैव टू चेंज इट्स डायरेक्शन? 4 times. 4 times. क्योंकि आपको पता है 4 times. ओके, राइट आंसर है। क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल को 4 साइड्स होते हैं, तो उसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर वो हेक्सागोनल डायरेक्शन में मोशन करता है तो उसको कितने बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा? 6 times. 6 times. 6 टाइम्स, राइट है। तो अगर ऑक्टेगॉन होता है तो उसको कितनी बार ऑक्टेगॉन डायरेक्शन में अगर वो मोशन करता है तो कितने बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा? 8 times. 8 टाइम्स, राइट आंसर है। 8 times. तो मुझे बताओ बच्चों, अब अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसको कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा? 3 times. Infinite. इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पर Infinite. Infinite. तो राइट आंसर है, हर पॉइंट पर क्या होता है, मोशन का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है ना, तो हर पॉइंट पर उसका मोशन का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? चेंज होता है। तो ये लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करता है तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये रहेगा, यहाँ पर ये डायरेक्शन रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा और यहाँ पर ये रहेगा। हर पॉइंट पर देखिएगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यही एक डिफरेंट है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, तो एनी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। समझ में आ रहा है? ऐसा उसका डायरेक्शन रहेगा। ओके, तो यही सर्कुलर मोशन का स्पेशलिटी है। व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन at every point of the circular motion direction of motion get changes. ओके, तो लिखिएगा बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। When object perform circular motion, then at every point of motion direction of motion changes. तो ऐसा ही बीट रहेगा, हर एक पॉइंट पर क्या होने वाला है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने वाला है। ओके, जब ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन को। ओके, तो ऐसा ही स्पेशलिटी है। अब सर्कुलर मोशन में अगर आपको स्पीड निकालना है, ओके, सो स्पीड इन सर्कुलर मोशन अगर निकालना है
तो आप देखिएगा ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है, एक कंप्लीट सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो एट दैट टाइम उसे वो कितना डिस्टेंस कवर करता है बताओ। ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से स्टार्ट होता है इस सर्कल में और ए पॉइंट पर ही वापस आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? राइट आंसर है, तो राइट आंसर है दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस कंडीशन में जो डिस्टेंस होगा वो किसके साथ इक्वल आएगा? सर्कमफरेंस अपॉन टाइम। मतलब ये कितना आने वाला है? 2 पाई आर। लेकिन ये टाइम नॉर्मल नहीं रहेगा बच्चों। 2 pi r. ओके राइट आंसर है। ये जो टाइम है ना बच्चों ये नॉर्मल नहीं है, ये टाइम एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम है। तो ऐसे टाइम को पीरियोडिक टाइम कहा जाता है और इसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। इज इट ओके? द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट to complete one revolution or one complete circle is called as period of revolution। और इसको हम स्मॉल टी से नहीं इंडिकेट करते हुए कैपिटल टी से करते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्पीड अगर हम v से इंडिकेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला आएगा 2 पाई r बाई टी। तो लिख लो बच्चों इसे। सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड निकालना है, नो डाउट इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ निकालने का जो फॉर्मूला है वो अलग है। ओके आ गया समझ में? तो स्पीड इन सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 पाई r बाय t। ओके अब ये सर्कुलर मोशन भी है ना बच्चों, दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? द when object performs circular motion in equal intervals of time is called as a uniform circular motion, and when object didn't perform circular motion in equal interval of time is called non uniform circular motion। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है, तो लिखिएगा when object performs circular motion when object नहीं, चैप्टर साउंड में और इसमें कुछ फर्क नहीं है, उसमें एक ऑसिलेशन का टाइम होता है, इसमें एक रिवॉल्यूशन का टाइम है, तो दोनों भी सेम ही है। ओके पीरियोडिक टाइम जब कभी भी आएगा तो वो सेम ही रहेगा। एक रिवॉल्यूशन, एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन करने के लिए जो समय लगता है उसको पीरियोडिक टाइम कहा जाता है, सभी सेम ही है वो। ओके व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम with constant speed is called uniform circular motion। इसको शॉर्ट में ना बच्चों यूसीएम कहा जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है तो बस इतना ही कंसेप्ट रहेगा, टॉपिक का जितना भी पढ़ाने का पार्ट है बच्चों वो हमारा हो चुका है। ओके अभी इस सर्कुलर मोशन पर एक न्यूमेरिकल दिया है, वो होने के बाद हमारा टॉपिक 100% खत्म हो जाएगा। ओके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पढ़ाते वक्त मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चंस कवर्ड है, 2-4 क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे, तो आज होमवर्क के लिए कीजिएगा और पूरा ही टॉपिक एंड कीजिएगा। इज इट ओके? ईच एंड एवरी कंसेप्ट इस टॉपिक का मैंने पढ़ाया है, इंटेक्स क्वेश्चन भी लिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लिए। ओके अगर कुछ पार्ट रह गया है तो ये सब वीडियोस मैंने यूट्यूब पर अपलोड करके रखे हैं, उसको आप जरूर देखिएगा। ओके इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब बच्चों वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जो होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। मतलब आप जब गाड़ी चलाते हो ट्रैफिक में तो आपने देखा होगा हर सिचुएशन पर आपका, हर पॉइंट पर आपका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो जो वेलोसिटी होता है ना एक पर्टिकुलर टाइम पर तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है, जो वेरिएबल होता है कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। ओके ठीक है कल का भी लेक्चर अपलोड कर देता हूँ और आज का भी अपलोड कर देता हूँ, आज अपलोड हो जाएंगे दोनों। ओके तो
तो अब इससे रिलेटेड हम बच्चों एक क्वेश्चन दिया है हमें सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है तो आपको आने का चांस कम है। ये हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो आपको यहाँ पर मैं देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है और हमारा ये सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 11 होगा। तो सभी के सभी क्वेश्चंस लिए जितने भी बुक से बनते हैं वो क्वेश्चन इतना दिखाई दे रहा है, इतना सिंपल नहीं है बच्चों ये, इसके कैलकुलेशन थोड़े आपको एफर्ट भरे हैं। ओके, आपके लेवल के हिसाब से, इस वजह से मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लग रहा है। ओके, और उसका रेडियस भी दिया है बच्चों यहाँ पर, तो जितना डेटा पता है उतना लिखते हैं पहले। अब ये सैटेलाइट है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो हमें सर्कुलर मोशन का लॉजिक लगने वाला है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो रेडियस दिया है उन्होंने 42250 किलोमीटर और टाइम पीरियड दिया है उसका 24 आवर्स। ओके, तो आप देखिएगा उसका स्पीड निकालना है हमें सर्कुलर मोशन में, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, वही जो अभी मैंने डिराइव किया था 2πr/t। ये उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है 24 आवर्स, मतलब 24 घंटों में वो क्या करने वाला है, अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने वाला है। तो दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब यूनिट में देखिएगा, ये किलोमीटर में, ये आवर में, डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू तो किलोमीटर पर आवर में आएगा, लेकिन हमें जो आंसर दिया है फाइनली वो किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, तो इस वजह से हमें 24 आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। बताओ बच्चों, एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? हाउ मेनी सेकंड्स आर 3600. 3600। तो यहाँ पर कितने आवर्स हैं? 3600. यहाँ पर कितने आवर्स हैं? 24 hours. 24 आवर्स है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 24 इंटू 3600 सेकेंड। इज इट ओके? तो ये रहेगा सेकंड में कैलकुलेशन, और ये वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा टाइम की जगह। तो 2 की जगह 2 आएगा, पाई का वैल्यू हम बेटर वे 22/7 करते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो सके। इनटू आर का वैल्यू पता है आपको 42250 है, इसको किलोमीटर में ही रखो, और डिवाइडेड बाय टी इंटू 24 इंटू 3600 आने वाला है। तो अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। ऐसे कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हो तो फिर आप 9th स्टैंडर्ड में हो, मतलब डेफिनेटली आपने अच्छे से पढ़ाई करके आप 9th स्टैंडर्ड में एंटर हो चुके हो, इसका उसका मीनिंग निकलेगा। ओके, अदरवाइज बच्चे आ तो जाते हैं 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन उनका लेवल उतना हो नहीं पाता है, इस वजह से ऐसे लेवल के कैलकुलेशन आपको करते आने चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे करने पड़ते हैं कैलकुलेशंस, इस वजह से आपको ये आने चाहिए। तो 0 कट कर दिया, उसके बाद 2 12 24 हो जाएगा। अभी 12 मतलब ये 6 आ जाएगा, और इसको 11 कर देते हैं। ओके, अब ये 6 और कुछ हो सकता है कि देखो, और कोई बिट से हम डिवाइड कर सकते हैं कि किसी चीज को नहीं कर सकते, तो इतना ही हमारा लिमिटेशन है। अब तो इसके आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। 36 भी है ना यहाँ पर, ठीक है, 36 6 और 7 है, तो इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, अब दूसरा कोई चारा नहीं है अभी। Sir, 360 है. क्या हुआ? Sir, 360 है. हाँ 360 है ना, बराबर है। तो 7 इंटू 6 इंटू 360 नीचे है, और ऊपर ठीक है 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 4225। तो 5 से करके देखते हैं बच्चों हम, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, आपको पता होगा 4225 एंड 360। तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा, और 22 बचने वाला है, तो 5 4 जा 20, 25 बचने वाला है, तो 5 5 जा 25, तो 845 बचेगा। और इसको अगर 5 से करेंगे हम, तो 5 7 जा 35, 1 बचने वाला है, 5 2 जा 10। तो अब ये बचने वाला है बच्चों, और कुछ हो सकता है कि देखिएगा, तो अब ये लास्ट कैलकुलेशन है बच्चों। अभी इसको हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी फाइनल आंसर निकलने वाला है। तो 845 इंटू 11 करना पड़ेगा हमें, तो 11 5 जा
और कुछ हो सकता है कि देखिएगा बच्चों 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 प्लस 5 49, 11 8 जा 88 प्लस 4 92, तो 9295 ये ऊपर रहने वाला है। ओके, और नीचे अब देखिएगा क्या रहेगा 9295 रहने वाला है। अब नीचे देखिएगा क्या आएगा 72 इंटू 42 करना पड़ेगा, 3024 42 इंटू 72 करना पड़ेगा। तो क्या आएगा फिर देखिएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 आएगा, प्लस 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो 4 8 प्लस 4 12 आ जाएगा, और ये 2 प्लस 8 10 1, तो 3024 आने वाला है। इज इट राइट? तो अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा जैसे हम Yes, करते sir. हैं, जैसे हम करते हैं वैसे 3024 को हमें डिवाइड करना है 3.07 9295 के साथ। तो आप देखिएगा 3024 इंटू 3 करके देखते हैं बच्चों, उसके आसपास आ जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 0 0, 3 3 जा 9, तो मैच हो रहा है बच्चों 9072 आ रहा है। अगर हम इसको 3 से करते हैं तो कितना बचेगा देखो 3 2 2 में से 0 चला गया तो 2 और ये 0 आएगा। तो ये जो 3024 है ना, इससे 223 बहुत कम है बच्चों, इस वजह से हमें पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट देने के बाद भी काम नहीं होने वाला है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर और एक 0 हम ले सकते हैं। तो फिर 2230 आ जाएंगे ये। ओके, और फिर 3024 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, और ये 1 बचेगा 7 0 0 और 1, तो 7 3 जा 21, तो 21 168। सॉरी, ये क्या किया मैंने? सर 7 से ज्यादा हो गया। ओके ओके, नहीं ज्यादा नहीं होगा, इतना ही रहेगा Yes, बच्चों। sir. ओके, तो वो 0 जो हमने दिया है ना बच्चों, इस वजह से हमें और एक 0 बढ़ाना पड़ा यहाँ पर, तो ये 22300 आएगा, और उसको फिर हमें 21 168 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब जाकर फाइनल आंसर आएगा। लेकिन ये मैच हो गया बच्चों, तो 3.07 है। डेसिमल पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट तक जाना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, हमारा आंसर देखिएगा। ओके, तो ये आ गया फाइनल आंसर। किसी को कुछ दिक्कत इसमें? No, sir. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग No, दिस? sir. कैलकुलेशन मतलब फॉर्मूला इसमें इजी था बच्चों, क्या Yes, करना है sir. क्या नहीं है पता था, लेकिन कैलकुलेशन करना इसमें एफर्ट भरा काम था। ऐसे कैलकुलेशन आपको इस लेवल में आने चाहिए बच्चों। 9-10 स्टैंडर्ड में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, तो अभी से ये स्टार्ट हो जाएंगे, और ये फिजिक्स में भी हमें लगने वाले ऐसे लेवल के कैलकुलेशन। ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करते आता है तो ऐसा मतलब समझ में आएगा कि आपके कैलकुलेशन अच्छे से मतलब आप रेडी हो 9 to 10 जाने के लिए। ओके, अगले साल। अदरवाइज अगर ऐसे कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत आती है तो फिर डेफिनेटली आपको कैलकुलेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जितने ज्यादा कैलकुलेशन अच्छे से करोगे उतना ही ज्यादा फिजिक्स में समझ में आएगा आपको। इज इट ओके? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा फुल एंड फाइनल खत्म हो जाता है। सभी टॉपिक को पढ़ाते हो, इंटेक्स क्वेश्चंस भी लिए हैं, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे, 1-2 सिर्फ माइनर बचे होंगे थ्योरेटिकल, तो एक बार वो करके देखिएगा। वो भी अगर नहीं आते तो बताओ, हम सॉल्व करके देखेंगे। इज इट ओके? कुछ दिक्कत आप किसी को? No, sir. तो मोशन No, हमारा sir. पहला टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता No, है। sir. अगले लेक्चर से हम लॉज ऑफ मोशन जो हमारा सेकंड टॉपिक है 9 CBSE का, उसे स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके? इस टॉपिक के जितने भी वीडियोस है उसका एक प्लेलिस्ट बनाकर मैं आपको Yes, sir. ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ। कभी भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में कुछ डिफिकल्टी है तो वो वीडियो देख लें। इज इट ओके? Sir. हाँ बोलो। Yes, sir. हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन? Sir, can you send some question ठीक है, एडिशनल regarding to the circular motion?
सर्कुलर मोशन का देखो बच्चों इतना ही बिट है हमारे बुक में, ये एक ही वैरायटी है जिसके जैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मिलता है क्वेश्चन तो मैं सेंड करता हूँ, ज्यादा नहीं है, सर्कुलर मोशन की नहीं है। काइनेमेटिकल इक्वेशन पर मैं दे सकता हूँ आपको, इज इट ओके? No, sir. मेरा काइनेमेटिकल इक्वेशन पर देता हूँ मैं आपको, ठीक है? ठीक है, Okay, यस्टरडे sir. और आज का जो लेक्चर है दोनों भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर आज मैं शाम तक, और आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है? Okay, sir. ओके बाय एवरीवन, तो आज यही स्टॉप करते हैं।